दोस्तों आपको बता रहे थे, चल रहा था आधुनिक भारत का इतिहास और इसमें 3 या 4 पार्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये आगे 5वां पार्ट है। आज बात करेंगे बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ये जो बुक है ये आधुनिक भारत का इतिहास है, बिपिन चंद्रा की बुक है, जो भी बहुत बेस्ट है फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये है बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार। ठीक है, भारत में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता का आरंभ 1757 के प्लासी के युद्ध से माना जा सकता है, जब अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजदौला को हरा दिया। इससे पूर्व दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों के साथ अंग्रेजों के टकराव तो पूर्वाभ्यास मात्र थे। इन टकराव से प्राप्त अनुभव का बंगाल में अच्छी तरह उपयोग किया गया। बंगाल तब भारत का सबसे उपजाऊ और धनी प्रांत था। उस समय जो बंगाल था भारत का सबसे धनी प्रांत था और बहुत उपजाऊ था, बहुत ज़्यादा पैदावार होती थी वहाँ पे। लेकिन देखते हैं अंग्रेजों के आगमन के बाद क्या हुआ। इसके उद्योग धंधे व्यापार बहुत दीक्षित थे। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके कर्मचारियों के लाभदायक व्यापारिक हित जुड़े थे। 1717 में मुगल सम्राट के एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को बहुमूल्य विशेष अधिकार मिले हुए थे। फरमान के अनुसार कंपनी को बिना कर चुकाए बंगाल से अपने सामान का आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त थी और इन बातों की आवाजाही पर पास या दस्तक जारी रखने का उसे अधिकार था। कर्मचारियों को भी निजी व्यापार की छूट थी, हालांकि उनको फरमान की सुरक्षा प्राप्त न थी। उनको वही कर देने पड़ते थे जो भारतीय व्यापारियों को। यह फरमान कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच झगड़े की जड़ बना हुआ था। एक तो इससे बंगाल की सरकार को राजस्व की हानि होती थी, दूसरे कंपनी को दस्तक जारी करने का जो अधिकार मिला था उसका दुरुपयोग कंपनी के कर्मचारी अपने निजी व्यापार पर भी कर न चुकाने के लिए करते थे। मुर्शीद कुली खां से लेकर अली वर्दी खां तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान की अंग्रेजों की व्याख्या पर आपत्ति की थी। उन्होंने कंपनी को खजाने में एकमुश्त रकम देने के लिए मजबूर कर दिया था और दस्तकों के दुरुपयोग को बंद करा दिया था। इस मामले में कंपनी को भी नवाब का अधिकार मानना पड़ा था, मगर उसके कर्मचारी इस अधिकार से बचने और उसका उल्लंघन करने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। स्थिति तब और बिगड़ गई जब 1756 में युवा और जल्द क्रोधित हो जाने वाला सिराजुद्दौला अपने दादा अली वर्दी खान की जगह गद्दी पर बैठा। उसने अंग्रेजों से मांग की कि वे जिन शर्तों पर मुर्शीद कुली खान के ज़माने में व्यापार करते थे और उन्हीं शर्तों पर अब भी व्यापार करें। अंग्रेजों ने तो दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों को हराकर खुद को ताकतवर महसूस करते थे, इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वे अपने माल पर नवाब को कर चुकाने को तैयार नहीं हुए। उल्टे उन्होंने उन भारतीय माल पर भी भारी महसूल लगा दिए जो कलकत्ता आते थे। इस बात पर स्वाभाविक था कि नवाब क्रोधित हो उठता। उसे शंका थी कि कंपनी उसकी शत्रु है और बंगाल की गद्दी की लड़ाई में उसके दुश्मनों का साथ दे रही है। बात तब हद से आगे बढ़ गई जब नवाब से कंपनी ने आज्ञा लिए बगैर कलकत्ता की किलाबंदी शुरू कर दी, क्योंकि उसे तब चंद्रनगर में जमे फ्रांसीसियों के साथ युद्ध की आशंका थी। सिराज ने सही तौर पर इस हरकत को अपनी प्रभुता पर एक चोट समझा। कोई भी स्वतंत्र शासक निजी कंपनी को किले खड़ा करने और निजी युद्ध चलाने की छूट भला कैसे देता। दूसरे शब्दों में सिराज इस बात पर तैयार था कि यूरोपीय लोग व्यापारी बनकर ही रहें और मालिक बनने की कोशिश ना करें। उसने अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों को आज्ञा दी कि वह कोलकाता और चंद्रनगर की अपनी किलेबंदियां गिरा दें और एक दूसरे से लड़ने से बाज आएं। फ्रांसीसी कंपनी ने तो इस आज्ञा का पालन किया, पर अंग्रेज कंपनी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। जी हाँ, जो फ्रांसीसी लोग थे उन्होंने इस आज्ञा को माना कि चलो जो कर रहे हैं वो बात मान ली जाए, लेकिन जो अंग्रेज थे बड़े हठी थे, उन्होंने इस आज्ञा को मानने से इनकार कर दिया। विजय ने उसकी महत्वाकांक्षा और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ा दिया था। वह नवाब की इच्छा के खिलाफ भी बंगाल में जमे रहने और अपनी शर्तों पर व्यापार करने पर अड़ी थी। इस कंपनी ने अपनी सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने के ब्रिटिश सरकार के अधिकार को स्वीकार किया था। ब्रिटेन में ब्रिटिश सरकार ने उसके व्यापार, उसकी ताकत पर जो अंकुश लगाया था, उसे कंपनी ने भीगी बिल्ली बनकर स्वीकार कर लिया। 1693 में उसका चार्टर समाप्त हो जाने पर संसद ने पूर्व में व्यापार करने का अधिकार उसे छीन लिया था और तब कंपनी ने ब्रिटेन के सम्राट, संसद और राजनेताओं को भारी रिश्वत दी थी। केवल 1 वर्ष में उसने 80,000 पाउंड घूस में दिए थे।
फिर भी अंग्रेज कंपनी मांग कर रही थी कि बंगाल के नवाब की चाहे जो आज्ञा हो, उसे बंगाल में मुक्त व्यापार के पूरे अधिकार मिलने चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल, वो लोग मांग कर रहे थे, अंग्रेज मांग कर रहे थे कि बंगाल के नवाब की जो भी आज्ञा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें वहाँ पे सीधा व्यापार करने का अवसर मिले। नवाब की प्रभुता के लिए सीधे सीधे एक चुनौती थी। बिल्कुल जी हाँ, जो नवाब था उसको सीधे से वो लोग चुनौती दे रहे थे। कोई भी शासक संभवतः इस बात पर स्वीकार न करता। बिल्कुल ठीक, कोई भी शासक ये नहीं सोचेगा कि उसके जीते जी या जहाँ का वो राजा है उसका राज किसी दूसरे को मिल जाए, यानी वहाँ का राजा कोई दूसरा हो जाए। कितने चालाक थे अंग्रेज लोग, आखिर क्या चाहते थे। जी हाँ दोस्तों, आज हम यही समाप्त करते हैं और इसका जो अगला पार्ट हम किसी नेक्स्ट दिन देखेंगे। इसमें 4-5 पार्ट हो चुके हैं और सबसे पहले आपको ये काम करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना, शेयर करना है, ठीक है। ये हम पूरा सीरीज़ चल रही है यहाँ पे, भारत में यूरोपियों का आगमन, आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि बिपिन चंद्रा की बुक है, बहुत ही बेस्ट बुक है फॉर UPSC एंड UPPCS, ठीक है। अभी ये चल रहा है हमारा बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार, ये भी चलेगा। इसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।